सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड हमें हेलो यस चंद्र आप कुछ बोल रहे हो क्या? तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अब मैं अभी आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है? उसमें कुछ लॉजिकल टर्मिनोलॉजीज इन द सेंस लॉजिकल क्वेश्चन में आपको दूंगा। आपको सिर्फ सोचना है कि आप उस चीज को मैथमेटिकली कैसे घुमाओ। तो प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉजिकली सोचना। देखो सीक्वल आपने पढ़ा, ठीक है? सीक्वल में सीक्वल और जैसे हम पावर बीआई में डेक्स वाले पार्ट पे आएंगे सैटरडे संडे वाले, ठीक है? तो डेक्स वाला पार्ट करेंगे, दैट इज काइंड ऑफ जैसे एक्सेल में आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, एज इट इज वही है। सीक्वल में भी ऑलमोस्ट वही सारी चीजें थी, बट यू हैव अ वन सोल्यूशन कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे यू कैन डिजाइन दी क्वेरीज। यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कंसेप्चुअल बेस पर काम करता है। यहाँ हमको अपना खुद का थॉट प्रोसेस, खुद का प्रोसेसिंग फॉर्मेट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है और आपको इसको लॉजिकल एल्गोरिदम आपको क्रिएट करना है, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग में आज मैं आपको वो फंडामेंटल दे रहा हूँ कि अगर आप पाइथन का ये फंडामेंटल ग्राफ कर लेते हो या प्रोग्रामिंग का ये फंडामेंटल ग्राफ कर लेते हो, तो मैं आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बोलूंगा तो आप विद इन 7 to 10 डेज के अंदर उसको आप एक्सपर्टाइज कर लो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से उसको प्रोसेस कर सकते हो। क्लियर? एक मिनट देना मेरे को, ठीक है? सुनील सर का एक कॉल आ रहा था, मैं एक बार बात कर लूँ। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। हमारे पास 5 चीजें होती हैं जो हमें हर प्रोग्रामिंग में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। वेरिएबल, ठीक है? सर वो रिकॉर्डिंग आपने रिज्यूम कर दी? हाँ रिज्यूम कर दी मैंने रिकॉर्डिंग। ओके। वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स, और आपका टोकन से पहले एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट्स, एंड द लास्ट वन इज कीवर्ड्स, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज व्हाट। अब ये 5 चीजें हमें समझनी है, ये 5 चीजें होती हैं। देखो पूरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्रोग्रामिंग जो होती है वो इन 5 चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फंक्शन इंपॉर्टेंट है, oops इंपॉर्टेंट है, यस सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर द कॉन्सेप्ट। बट प्रोग्रामिंग का जो बेस फंडामेंटल एरिया है वो इन 5 चीजों पे चल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एबीसीडी। एबीसीडी यानी कि अल्फाबेट्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स आपका क्या बनाते हैं? इंग्लिश में वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनाते हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट? सेंटेंस। ठीक है? एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड व्हाट? पैराग्राफ। पैराग्राफ। ओके, so this is a formation of every program, every language। मैं अगर नेचुरल लैंग्वेज की बात करूं, नॉर्मल लैंग्वेज की, तो यही फॉर्मेशन होता है इंग्लिश का। ऐसा ही फॉर्मेशन आपका किसका होता है? लाइक अगर हम बात करें उसका क्या बोलते हैं, हिंदी का। हिंदी का भी ऐसे ही होता है ना, पहले आपको व्याकरण आ ई सिखाई जाती है, फिर उसके बाद आपको व्याकरण, व्यंजन, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्रामिंग का फॉर्मेशन चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्या पता होना चाहिए? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होगा कि भाई कौन सी की किस लिए यूज की जा रही है, क्यों हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट? कीबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? अगर आपसे कोई पूछे कीबोर्ड में क्या क्या? कीबोर्ड में हाँ, अल्फाबेट होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, बिल्कुल, है ना? एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर वी क्रिएट 3 थिंग्स ओनली। हम वेरिएबल्स पे काम करते हैं, हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, हम कांस्टेंट्स बनाते हैं, ठीक है? हम टोकन्स बनाते हैं,
हम कीवर्ड्स बनाते हैं। ये चीजें जो हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये सारी की सारी क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 थिंग्स बिल्ट एन इंस्ट्रक्शन, क्या बनाते हैं ये, इंस्ट्रक्शन बनाते इंस्ट्रक्शन। हैं। एंड द बिल्कुल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्राम। प्रोग्राम। And the set of program is called what, software or application, ओके। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन। होता है बेसिकली फॉर्मेशन को किस तरीके से हमें इसको लेके चलना होता है। अब जी। अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन में कीबोर्ड को अंडरस्टैंडिंग, कीबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। इसमें हम्म। आपका जो अंडरस्टैंडिंग आता है वो आता है इन चीज के थ्रू, जैसे आपके वेरिएबल्स है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, टोकन एंड कीवर्ड्स, उनके वजह। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो बहुत सिंपल सी चीज है, वेरिएबल को हमने समझने के लिए क्या करा, हमने वेरिएबल को समझना चाहा तो वेरिएबल इज व्हाट, वेरिएबल के बारे में एक चीज बोलेगी, वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर है। इसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, ओके। तो ये ओके। हमारे वो कंटेनर हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल है। तो हम इसको वेरिएबल नोट डाउन कर देते हैं कि दिस इज माय वेरिएबल। वेरिएबल। अब पॉइंट आया कि ये अगर वेरिएबल है तो कंटेनर एक्चुअली होता क्या है, कंटेनर है तो मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। मतलब एक ऐसी मेमोरी जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक आपका साथ देगी, और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म, ये मेमोरी आपकी रिलीज हो जाएगी, नेचुरल है, ये हट जाएगी। ठीक है। अब लोकेशन वर्ड आ गया तो मतलब क्या हुआ कि भाई इसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा, जगह है, हाँ बिल्कुल सही। है ना। और ये बिल्कुल। वाइप आउट हो रही है, मतलब जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो हमसे तो ये बोला गया कि भाई ये प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग आपकी खत्म, तो ये खत्म। काम करना भी बंद कर देगा, ये मेमोरी भी गायब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेमोरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह क्रिएट होती होगी सिस्टम के अंदर, कहाँ, रैम पर, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है वो रैम का फॉर्मेशन होता है, राइट। फॉर्मेशन होता है रैम का। ये रैम ये रैम बोलता पर। है कि अगर मैंने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया, अगर मैंने सिस्टम सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया स्टार्ट कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब हुआ कि सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेटेड हुई थी चलने के लिए, जैसे पेंट मेरा अभी चल रहा है, मैं जी। रीस्टार्ट करूंगा तो पेंट को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, वनिश, खत्म, हाँ। है ना। तो सेम इसमें भी होता है, ये भी यही चीज बोल रहे हैं वेरिएबल को लेके कि वेरिएबल एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपका प्रोग्राम अगर रीस्टार्ट हुआ तो ये मेमोरी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब बिल्कुल। ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि भाई चलो ये तो मेमोरी आपकी इस पर बनती है, और ये आपकी मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो हमें इस पर कोई काम नहीं करना। अब पॉइंट क्या आया, चलो ठीक है, ये कंटेनर तो हमने बना लिया, इसके अंदर जो मर्जी हो वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया। अब कंटेनर को हम कॉल कैसे करेंगे, मतलब कंटेनर को डिनोट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसी कंटेनर के अंदर वैल्यू जाए। तो हमने बोला कि भाई आप एड्रेस बताओ, वो उस पर्टिकुलर एड्रेस से उस डेटा को स्टोर कर लेगा कि भाई इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कर दो, तो स्टोर कर लेगा, ठीक है। ओके। यही पोर्शन हुआ ना, अगर मैंने बोला कि ये लेटर मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देना है, M17 पे देना है, तो आप लेटर कहाँ दोगे, M17 पे जाके, बिकॉज करेक्ट है। दैट लोकेशन एड्रेस इज व्हाट, M17, तो आपने M17 पे लेटर दे दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये एड्रेस जो है वो किस पे बन रहा है, रैम पे बन रहा है, और रैम पे। रैम कैसी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर रैम बिल्कुल। रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो प्रॉब्लम ये होगा कि हर बार एक नया एड्रेस आएगा, हम्म। जितनी बार प्रोग्राम चलाओगे उतनी बार क्या होगा, एक नया नया एड्रेस। एड्रेस आ जाएगा। अब नया एड्रेस आएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना, बिल्कुल। क्या क्रिएट होगी कि हर बार नया एड्रेस आएगा तो हर बार मुझे नया नंबर याद रखना पड़ेगा। तो उसका हम्म। सोल्यूशन बनाना था, उसका सोल्यूशन क्या करा, हमने बोला इसको एक नाम दे दो, इस कंटेनर को क्या नाम दे दो, एक नाम दे दो। नाम क्या दे दिया हमने, नम। नम।
अब हमने नम दिया, तो ये नम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पर्टिकुलर इस नम, कंटेनर को। है ना, हम्म, कंटेनर को। बिल्कुल। तो क्या हम इस नम को वेरिएबल बोल सकते हैं? हाँ, है ना, तो भी रिप्रेजेंट तो उसी को कर रहा है ना। बिल्कुल वाटर बिल्कुल बोतल, वाटर बोतल बोलते हैं, तो वो कंटेनर ना, उसके अंदर बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, बट हमने क्या बोला, वाटर बोतल, तो उसके अंदर पानी स्टोर कर रहे हैं, तो हमने उसको डिनोट कर बिल्कुल दिया कि भाई इसके अंदर क्या स्टोर होगा। तो बॉटल इज व्हाट, इट्स द नेम ऑफ कंटेनर। वाटर कंटेनर। इज व्हाट, इट्स अ नेम ऑफ कंटेनर। ठीक है। कंटेनर। अब जो नेम होता है किसी भी कंटेनर का नेम हो, वेरिएबल का नेम हो, फंक्शन का नेम हो, फाइल का नेम हो, आपका खुद का नेम हो, आपकी बॉडी इज व्हाट, इट्स एन कंटेनर, राइट? हम्म एंड योर कंटेनर नेम इज व्हाट? चंदन। बॉडी चंद्रशेखर। ठीक है। तो जी, ये क्या हुआ? नेम हुआ। एंड जो नेम आप असाइंड करते हो, उसी नेम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। बिल्कुल सही है। समझ में आया? बिल्कुल। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते आइडेंटिफायर। हैं। अब ये हमारा आइडेंटिफायर है इसके लिए। यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर हो गई कि वेरिएबल क्या है और आइडेंटिफायर क्यों यूज करना पड़ा। हम इससे आइडेंटिफायर यूज करते हैं। कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, कि अब इसके अंदर बात हमसे दूसरी पूछी गई कि भाई अब इसके अंदर डेटा कैसे डिसाइड करो, कौन सा डेटा आना है। हम्म, तो यहाँ पे दो इशू जनरेट हुए। उन्होंने हमसे बोला कि भाई डेटा का टाइप क्या होगा, दूसरा इशू बोला कि डेटा का साइज क्या होगा। ठीक है। टाइप और साइज। ओके। टाइप और साइज मतलब इन द सेंस आपने बोला मेरे को इस कंटेनर में पानी स्टोर करना है, ठीक है, आपने डेटा का टाइप बता दिया कि बॉटल के अंदर क्या यूज करना है, पानी स्टोर करना है। बिल्कुल तो आपने बॉटल के अकॉर्डिंग तो बोल दिया, आप पानी कितना स्टोर करना है ये आपने नहीं बताया ना। बिल्कुल। अब आपका ये कौन बताएगा? ये डेटा टाइप बताएगा। हम्म, तो ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? डेटा टाइप का, क्या डेटा साइज की। डेटा का हम्म, टाइप और डेटा का साइज, ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं इसके अंदर डेटा स्टोर करने। तब हम्म, इंट्रोड्यूस होता है आप इंडस्ट्री में क्या? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम नंबर के बेसिस पे बात नहीं करें, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट की बात नहीं करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा टाइप। कितने टाइप के डेटा होते हैं हमारे पास? डेटा होता है न्यूमेरिकल, बिल्कुल। और दूसरा डेटा कौन सा होता है? कैरेक्टर। नॉन न्यूमेरिकल बोल देते हैं इसको। अच्छा, हाँ ठीक है। नॉन ठीक है। न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में हमारे पास डेटा कौन कौन सा है? न्यूमेरिकल में हमारे पास डेटा आता है इंटीजर टाइप का। हाँ, दूसरा डेटा कौन सा आता है? फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, फ्लोटिंग डेसिमल में जो फ्लोटिंग होता है, पॉइंट बोल बिल्कुल। देते हैं हम उसको। ठीक है। ये जी। दो फॉर्मेट्स हो गए। अब नॉन न्यूमेरिकल में कौन कौन से आते हैं? अभी मैं बाकी स्टैंडर्ड सारे डेटा नॉन टाइप बता न्यूमेरिकल रहा हो हूँ, गए। बट पाइथन में तो बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, हम स्टैंडर्ड डेटा। तो नॉन न्यूमेरिकल में आपका आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर हो गया। चार होता है, और एक और होता है हमारे पास, हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, उसको हम बोलते हैं बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स वाला। हाँ। ये भी आपका नॉन न्यूमेरिकल में आता है। तो जब हमारे पास स्टैटिक प्रोग्रामिंग थी, तो हम क्या करते थे, आपने सी में देखा होगा, सी में जब मैंने डायनेमिक टाइप आपको बताया था लास्ट टाइम, तो हमने उसमें एक हम्म, चीज चेक करी थी, हमने एक इंटीजर असाइन किया था। हाँ जैसे हाँ। ये क्लियर किया था कि इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है, बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ पे बताया इंटीजर है, तो इंटीजर है बिल्कुल तो इसके अंदर डेटा कैसा आएगा? इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम पाइथन स्टडी कर रहे हैं। तो पाइथन में यही काम जो है वो हमारे लिए रिड्यूस कर दिया गया कि हमें ये डिसाइड करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है। पाइथन खुद व खुद ये पूरा पोर्शन जो है वो खुद डिसाइड कर लेता है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो आपका बिल्कुल। ये जो इशू था वो पाइथन ने हटा दिया। अब अच्छा। पाइथन में बस एक इशू आ जाता है, क्या इशू आ जाता है? अभी नम की वैल्यू में आपने 10 दिया, तो ये कैसा हो जाएगा डेटा? इंटीजर टाइप। अगर आपने यहाँ पर शानू दे दिया, तो ये डेटा कैसा हो जाएगा आपका? स्ट्रिंग कैरेक्टर। टाइप। स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग होगा ये। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, थोड़े से। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1.7,
तो ये डेटा टाइप कैसा कर देगा अपने आप को फ्लोट टाइप में। तो मतलब इसमें हम डिसाइड नहीं कर रहे, इसमें कौन डिसाइड कर रहा है, पाइथन पाइथन सेल्फ, खुद पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो खुद सेल्फ डिसीजन ले रहा है कि भाई इसमें डेटा कौन सा आएगा और इसमें डेटा टाइप कौन सा आ रहा है। यहाँ बिल्कुल पे सही है। हम इसको मेंशन कर ले रहे हैं। ओके, हम्म कांस्टेंट का काम तो इसमें खत्म हो गया। हमारे पास वेरिएबल और नम इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब आइडेंटिफायर और वेरिएबल। अब हम्म दूसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि टोकन क्या होते हैं। इतना हम्म पार्ट क्लियर हो गया। अभी ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली टेस्ट करा दूंगा आपको कि ये एग्जैक्टली ये कैसी चीजें चल रही। अब हमने यहाँ पे देखा, तो दिस इज माय टोकन। टोकन इज व्हाट? टोकन। टोकन क्या होता है? टोकन होता है जो आपका पहले से प्री डिफाइंड हो, मतलब कोई डेटा ऐसा जो आपका पहले से प्री डिफाइंड हो। प्री डिफाइंड यानी कि जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे आपका करली ब्रेसेस हो, कॉमा हो गया, पैरेंथेसिस हो, डबल कोट्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं, क्योंकि इनके टोकन। मतलब पहले से डिसाइडेड है। दूसरा आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी आपके फिक्स होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं। व्हाइल इज व्हाट, लूप। इफ इज व्हाट, कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। फॉर इज व्हाट, लूप। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपकी पहले से प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है। तो एक स्टेटमेंट में आपको बताते, तो जैसे आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट तो हो गया फंक्शन, लेकिन फंक्शन के आगे जो पैरेंथेसिस आपने लगाया, या आप कोई डेटा को स्टोर, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए आपने डबल कोट या सिंगल कोट जो भी यूज करोगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, टोकन। टोकन। बिल्कुल। क्लियर हुआ? बिल्कुल अब सर। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, टोकन्स। टोकन। ये इतना पार्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। कोई डाउट इतने पार्ट में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? हम्म, अब हमारे पास दो तीन चीजें और आती हैं। क्या आती हैं वो दो तीन चीजें? अब मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। अब हम इस पर देखेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन, कि प्रैक्टिकली हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने डेव सीपीपी ईएक्सी क्यों भेज दिया आपको? क्या भेज दिया? आपको दूसरी फाइल भेज दी है, मैं वही चेक कर रहा था। मैंने सी प्लस प्लस का फाइल आपको शेयर कर रखा है पाइथन की जगह। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई। अब यही जो जी। कहानी थी वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो कहानी एक्चुअली सही भी है कि नहीं। तो जी। हमसे बोला, पहला पोर्शन तो ये हुआ कि भाई आप कोई भी एक वेरिएबल लो, इसका डेटा टाइप जो है वो पाइथन खुद सेल्फ डिसीजन ले लेता है, हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। यहाँ पे क्या करा, एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा। अब मेरे को इसका टाइप चेक करना है, तो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, और उसके अंदर एक टाइप नाम का फंक्शन होता है जो आपको ये बताता है कि उसके अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है वो किस टाइप का डेटा है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, देखो किस टाइप का डेटा आया, इंटीजर। इंटीजर टाइप का आया। और हमें ये भी चीज पता चली कि अगर डेटा टाइप आप डिसाइड नहीं कर रहे हो तो रन टाइम पे आप कभी भी इसका डेटा चेंज कर सकते हो। आप देखोगे, मैं अभी प्रिंट करा देता हूँ एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, कॉलन करा, डबल कोट्स कॉमा एक्स किया, ब्रैकेट, रिजल्ट देखो कितना आया, 10 आया। 10। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। मैंने एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे करा डबल कोट्स थानू, किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको, स्ट्रिंग में। अब मैं स्ट्रिंग में इसमें कर दिया। यही प्रिंट यहाँ पे यूटिलाइज करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा रिजल्ट क्या आता है, शानू आ रहा है। चेंज कर दिया उसने, बिल्कुल। अब मैं इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ। तो जब ये खुद डिसाइड कर रहा है तो इसका टाइप इसको क्या कर देना चाहिए, प्रिंट। चेंज कर देना चाहिए। हाँ। चेंज हो गया। तो बिल्कुल पाइथन हो में गया। यही फीचर है, इसी यही फीचर इसको क्या बनाता है, डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई आप हाँ, रन टाइम पे इसका डेटा डेटा टाइप जो है कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो कर सकते विदाउट हैं। एनी इशू। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हो। और यही चीज हम्म, कभी कभी है ना गड़बड़ हो जाती है, अगर कोई चीज डायनेमिक होती है तो प्रॉब्लम होती है ना कि कभी भी कुछ भी चीज चेंज हो सकती है। सपोज आप ये बहुत लंबा चौड़ा आपने प्रोग्राम बनाया, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बन जाते हैं कई बार, 1000 2000 हम्म, लाइन का प्रोग्राम बन गया, ठीक है, और आपने नम कहीं बहुत पहले यूज किया था किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर आपने उसको इंटीजर फॉर्मेट वगैरह, तो डेटा टाइप चेंज कर गया वो। तो आपको बहुत ध्यान से इसमें काम करना पड़ता है कि आपका कोई भी फॉर्मेशन जो है वो गड़बड़ ना हो। ना हो।
क्योंकि वो स्टैटिक तो है नहीं कि अगर आपने वहां पर बिल्कुल। स्ट्रिंग दे रखा है तो यहाँ पे इंटीजर स्टोरेज नहीं ले सकता। आपने इंटीजर दिया वो तो स्टोरेज ले लेगा और डेटा टाइप चेंज कर देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। मेरे सर को एक, ये बोला गया था कि हाँ जी कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमारे हम एसक्यूएल में हमारे पास डेटाबेस बनता है, हाँ, वैसे ही इसमें भी बनता है? डेटाबेस नहीं बनता, डेटाबेस तो आपका एसक्यूएल में बनेगा। अच्छा, तो पाइथन, कनेक्ट करते थे हम। पाइथन को हम एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाँ बड़ी जी, क्वांटिटी में? हाँ जी, हर प्रोग्रामिंग का ऐसे ही सिस्टम होता है, प्रोग्रामिंग में कभी डेटाबेस नहीं बनते। आपका बस आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दोगे कि आप डेटा स्टोरेज करना चाहते हो तो आपको एसक्यूएल क्वेरीज यूज करनी पड़ेगी पाइथन के साथ। आपने सपोज कोई फॉर्म बनाया और उस फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस के पीछे आपने एसक्यूएल क्वेरीज लगा रखी है, आप जो भी एंटर करोगे तो वो डेटाबेस में क्वेरीज के थ्रू इट स्टोर होगा। इसमें भी एसक्यूएल क्वेरीज चलती है। ओके। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, और हाँ, हम पाइथन यूज क्यों करते हैं? पाइथन क्यों यूज करते बिकॉज पहले पहले मैं ये सोच रहा था, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जैसे एसक्यूएल हम पे हम काम कर रहे हैं ना, उसी तरह से हम पाइथन में वर्क करेंगे। इसका अपना डेटाबेस होता है, हैं? हम और इसमें हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से हम डेटा इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एसक्यूएल का मैं इसको बड़ा वर्जन मान रहा था पाइथन का। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि ये पाइथन हम यूज क्यों करते हैं, मतलब व्हाई वी यूज पाइथन? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, या किस लिए? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम्म। अगर कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले जर्नल पर्पस लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये प्रोग्रामिंग किसी भी एंगल पे काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको गेम डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग का यूज करना है, बिल्कुल यूज कर सकते हो। आपको एम्बेडेड सिस्टम यानी कि वॉशिंग मशीन, एसी, ठीक है, टीवी, इन सब के इंटीग्रेशन तैयार करने हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो पाइथन का यूज कर सकते हो। बट अभी हम जो चीज सीख रहे हैं, हमारा जो हम्म। डिपार्टमेंट है, हमारा जो यूजेस पर्पस है, वो हमारा है डेटा एनालिटिक्स से लेके। तो इस पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि सपोज आपके पास एक्सेल है, आपके पास सीक्वल है, आपके पास क्या बोलते हैं बीआई टूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े बीआई टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जहां पर आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। हम्म। तो why are you using Python programming language to develop a dashboard? राइट। जब हमें एफिशिएंसी चाहिए। देखो ये सारे टूल्स क्या होते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं आपके हैवी ड्यूटी टूल्स। मतलब क्लाइंट साइड पे भी वही टूल होना भी चाहिए और आपके एंड पे भी वही टूल होना भी चाहिए, तभी आप उस पर बनाए हुए डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके। और उनकी रिपोर्ट्स और उनके डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको उस लेवल का इंटरनेट स्पीड भी आपके पास होना चाहिए ताकि वो लोड हो सके, और मशीन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये था। पाइथन में आपको इसी चीज की एफिशिएंसी मिलती है। ये इतने लाइट वेट मोड पे चीजों को डेवलप करके दे देता है, इतने लाइट वेट मोड पे आपका डैशबोर्ड डिजाइन होता है जिसमें स्पेस भी कम लगता है, और दूसरा एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड भी उसका रिड्यूस हो जाता है। आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो विद इन अ सेकंड। पहला पॉइंट। आपको इसको टेस्टिंग करना है तो आप क्या करोगे, एक कोविन की वेबसाइट पे जाके आप उस चीज को देखना, और टैबलू पब्लिक का जो मैंने जहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखाए थे, वहां से उस डैशबोर्ड को और कोविन की वेबसाइट के डैशबोर्ड को दोनों को लोड कर देना। तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द स्पीड डिफरेंस, लोडिंग टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में। ठीक है, लाइव टेस्ट कर सकते हो। सेकेंड पोर्शन क्या होता है कि सपोज 50 लाख 10 लाख डेटा है आपके पास। मैं तो 10 लाख डेटा पे बात कर रहा हूँ, 50 लाख तो बहुत हो गया। ठीक है, राइट नाउ वी हैव अ मल्टीपल क्वेरी सेक्शन। हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है, हमारे पास हडूप है, हमारे पास पीवाई स्पार्क है। पीवाई स्पार्क इज पाइथन ही होती है वो भी, पीवाई स्पार्क है। तो इन सब जगह, इन सब चीजों की यूटिलाइजेशन पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं। बट सपोज अभी आपके पास ये सब चीजें तो है नहीं, अब आपको 10 लाख 25 लाख 50 लाख डेटा पे वर्कआउट करना है। नाउ यू वांट टू लोड दैट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में एक बार तो चढ़ा दिया आपने, ठीक है। अब डेटाबेस में कभी 10 लाख डेटा पे क्वेरी लगा देना अब, तो कभी कभी तो फैच हो जाएगी, कभी कभी
वो क्या करता है, टाइम आउट कर देता है सर्वर को, क्योंकि आपको पता सही है है। एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो उससे ज्यादा ड्यूरेशन पे चला जाता है तो वो स्टार्विंग पोजीशन में चला जाता है, यानी भुखमरी का शिकार हो जाता है कि भाई मेरे से नहीं चल पा रहा, वो अपने आप को बिल्कुल shut सही। down कर देता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तब आपका पिक्चर में आता है क्या, पाइथन। आप पाइथन के साथ में करोड़ों डेटा भी आप अटैच करके उसको प्रोसेस कर देना, ये इजीली उसको कनेक्टिविटी देके लोड कर लेगा। और तो जैसे मतलब आप कह रहे हो, हाँ। मतलब मैं पाइथन को, जैसे मान लो मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, मेरे पास हम्म, 10 लाख का है, चलो मैं कह रहा हूँ 50 लाख का डेटा है। हाँ अब मैं एसक्यूएल में निकाल वो मारूंगा तो मतलब क्वेरी रन करूंगा तो वो तो टाइम आउट कर देगा, राइट? बिल्कुल। तो मैं वो क्वेरी पाइथन में लगाऊंगा एंड पाइथन एक्सट्रैक्ट कर लेगा अगर ये दोनों का आपस में लिंक होगा तो। पाइथन बहुत आसानी से पूरा डेटा लोड कर लेता है। ये भी टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि तुरंत निकाल देगा, ये भी टाइम हम्म। लेगा। बट इसमें कोई भी स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग नहीं आती ना, तो ये बहुत आसानी से कितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत इजीली लोड कर लेता है। एक रियल टाइम सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। रिसेंटली अभी मैं एक कंपनी को जॉब सपोर्ट दे रहा था, तो उनके डेटा में ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास एक कंपनी थी, उनका एक प्रोजेक्ट था। आई थिंक इट्स काइंड प्रोजेक्ट नेम इज एक्शन करके कुछ प्रोजेक्ट था, एक्शन टेसा। ठीक है। वो कंपनी सर्वेयर कंपनी थी, और आपको पता है सर्वे का डेटा डेली बेसिस पे बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उनके पास डेली कम से कम है ना 50,000, 10,000, 20,000 ऐसे डेटा आ रहा था डेली का। तो अप्रोक्सीमेटली उनका डेटा जो है स्टार्टिंग में तो बहुत स्मूथ चल रहा था उनका प्रोसेस, जब तक डेटा 2 लाख 5 लाख तक पहुंचा था। बट रिपोर्टिंग बनाने में फिर उसके बाद उनको दिक्कत आने लगी। तो दे आर लुकिंग फॉर द सोल्यूशन कि अब ऐसा क्या करें, क्योंकि वो लोग माई स्क्वेल यूज करते थे, स्टार्टअप कंपनी है वो जो ये प्रोजेक्ट होल्ड कर रही थी। तो उसने क्या करा, वो माई स्क्वेल यूज कर रही थी, तो उनके इधर लोडिंग का इशू बहुत था। तो प्रोसेस क्या होता था, जैसे आप क्वेरी चला रहे हो, क्वेरी टाइम आउट हो जाती थी। अब प्रॉब्लम आई कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो वी फाइंड आउट द सोल्यूशन इज ओनली वन सोल्यूशन इज व्हाट, पाइथन। हमने उस डेटा को पाइथन में कनेक्ट करा, ठीक है। और उसका क्या करा, जैसे हम स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं सिक्वल में, वैसे ही हमने पैंडास के थ्रू पूरा प्रोसीजर डिजाइन कर लिया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ, हम सीधा सिर्फ उसमें क्वेरी कनेक्ट करते और डेट डालते और प्रोसेस कर देते। तो विद इन अ सेकेंड वो पूरा 50 लाख डेटा में से अगर उसे 10 लाख डेटा भी डंप कराना है, तो वो 10 लाख डेटा भी पाइथन सेकेंड्स में वो हमारा काम करके दे देता है। तो ये स्मूथ, जो बोलते हैं ना स्ट्रीमलाइन करने वाला पार्ट, तो आपका बहुत सारी चीजें जो है वो इससे स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ओके। ये वाला, अब आप ये वाला सर आप सिखाओगे मेरे को भी? क्या कनेक्शंस, ये, हाँ। हाँ हाँ ये करने हैं ना, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। वी विल राइट कनेक्ट सर। द एपीआईज। हम जैसे बैंक का जो डेटा होता है ना वो डायरेक्ट नहीं आता कभी भी, वो एपीआई बना के दे देते हैं कि भाई आपको एपीआई में से निकालना है, इसमें से निकाल लो। डेटाबेस का एक्सेस तो हम आपको देंगे नहीं। तो हम बिल्कुल सही पाइथन है। में एपीआई कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। हम लोग एपीआई भी कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें डेटा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कैगल की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास डेटा बहुत सारा होता है, ठीक है। अब आप इस डेटा सेट पे जाओगे तो आपके पास हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, पाइप इसमें भी 1-1 करोड़ का डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। 1-1 करोड़ डेटा मिल रहा है तो मैं तो डायरेक्टली कर नहीं सकता। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम जब डाउनलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे है ना आपको एपीआई मिलती है। अब यहाँ से एपीआई कर सकते हो, सेटअप द एपीआई कीज। आप पूरी की ओके। पूरी एपीआई बनाओगे, एपीआई बना के आप यहाँ से एपीआई जो कनेक्शन हमें दिया जाएगा वो एपीआई कनेक्शन हम लोग यूज करेंगे और पुल कर लेंगे पूरा डेटा। तो जो काम हम ओके। डेटाबेस से कनेक्ट करके 1.5-2 घंटे में कर रहे थे, वही काम हम सेकंड्स में यहाँ से प्रोसेस कर लेंगे पूरा। ओके। तो ये बेनिफिट्स आपको पाइथन के साथ में बहुत अच्छे मिलते हैं। और मिल जाए। प्रोग्रामिंग में अगर आपने एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने बोला ना, आप सिक्वल सीखोगे आपको एक्सेल में काम करना मजा नहीं आएगा, राइट। अब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, आपको एक्सेल में तो मजा नहीं आ रहा, पावर बीआई में फिर भी थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा, बट पावर बीआई में भी मजा नहीं आता। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख ली तो आप सारी चीजें भूल जाओगे, आपको इसी में मजा आएगा। आप बोलोगे इसमें एट लीस्ट ये इतना हैंड्स ऑन हो जाएगा आपका, इसमें आपको इतना ज्यादा मजा आएगा प्रोग्रामिंग के साथ में डेटा एनालिसिस करते समय, क्योंकि आप इसमें कुछ भी घुमा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टूल पे नहीं घुमा सकते, इसमें आप कुछ हाँ भी सही कह।
इसमें आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सारा सिस्टम घुमा के आप रिजल्ट निकाल लोगे और बहुत आराम से रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, बट इसमें ठीक। थोड़ा सा नहीं, पूरा कंप्लीटली आपको लॉजिकली सोचना। अब लॉजिकल बेस पे प्रोसेस करोगे, आपको कोई भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। हम्म, तो अभी मैं वापस आता हूँ अपने वाले पार्ट पे। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें तो देख ली थी कि भाई ये सब चीजें क्लियर हो रही है, बन रही हैं, ओके। बट हमें एक पार्ट बोला गया कि भाई आप जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये सब आपका खत्म हो जो जाएगा। एक्स का वैल्यू अलॉट हुआ है, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है हमारे पास एक्स सब जगह। हम्म। जो एक्स का लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या है एक्स का, शानू है, चानू। देखो है। तो ये जो है, अब उसके बाद अब अगर आपने एक्स को प्रिंट कराया, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉलन डबल कोट कॉमा एक्स, ठीक है, इसको आपने एक्सेस में लिया, तो अभी तो ये शानू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैंने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, देखो मैं सर्वर रीस्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया यहाँ हम्म, पे, ठीक है। अब सर्वर रीस्टार्ट हो गया, सर्वर रीस्टार्ट करने से क्या हुआ कि जितना मेमोरी अलोकेटेड था वो सारा हट गया। देखो रन करा, हम्म, क्या दे रहा है, नेम एरर। नेम एरर और पाइथन में एरर बहुत अच्छे से रीड अप करना कि कौन सी एरर कब आती है। आप एरर पे फोकस करना स्टार्ट कर दियो और एरर आपको क्लियर होती चली गई, तो अगर कहीं एरर भी आ रही होगी ना, आप बिना देखे उसको रिजॉल्व कर दोगे। मतलब सपोज सही मैंने कह रहे आपको थे। बोला कि ये एरर आ रही है, कैसे सॉल्व करें, आप मुझे क्लियर करके कर देंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, अब यहाँ पे पोर्शन क्या है, यहाँ पे नेम एरर आ रही है, नेम इज व्हाट, एक्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर डिफाइंड। कोई वेरिएबल आपका डिफाइंड नहीं है तो वो आपको क्या दे देगा, नेम एरर दे देगा। तो नेम एरर कब आती है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मेमोरी अलोकेट हुई ही नहीं है तो किस में डालो, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बिल्कुल सही है। राइट। तो दिस इज अ पोर्शन नाउ। अब ये पार्ट क्लियर हुआ आपका कि नेम एरर हो कैसे। गया था। अब हम आते हैं, नेम एरर वाला काम हो गया, आइडेंटिफायर भी आपको समझ में आ गया। कांस्टेंट क्या और बात कर लेते हैं, डेटा टाइप आपके डिसाइड हो रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज मेरे से बोली गई कि जब आप एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डाल रहे हो, सपोज 20 डाल रहे हो, ठीक है, और हम्म, आप इसका टाइप चेक कर रहे हो, तो देखो इसमें तो आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो मेरे को बेसिकली पता चल रहा है कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। तो मैं प्रिंट में लिख देता हूँ इसको, रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्लास क्या आई उसकी, इंटीजर टाइप आई। अब आपसे हम्म, पूछे भाई इसका डेटा टाइप तो इसने डिसाइड कर लिया, ये साइज भी खुद डिसाइड करता है कि नहीं करता, द पॉइंट इज व्हाट, ये साइज भी साइज। डिसाइड करता है कि नहीं करता। तो हमने एक पैकेज इंपोर्ट करा, इंपोर्ट सिस, ठीक है। अब मेरे को इसका साइज निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस डॉट गेट साइज अंडर ब्रैकेट एक्स, मॉड्यूल सिस हैज नो एट्रीब्यूट गेट साइज। देखो इसका साइज क्या आया, 28। वो फंक्शन 28। नहीं था, उसका एरर दिया था उसने कि मेरे पास हम्म, गेट साइज ऑफ जो है वो क्या नहीं था, फंक्शन नहीं था। और उसने मेरे को एरर हम्म, क्या दी थी, मॉड्यूल। मॉड्यूल कौन सा है, ये होता है मॉड्यूल से, जो पैकेज बोलते हैं हम लोग उसको मॉड्यूल भी बोलते हैं। ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर ये वाला फंक्शन मेरा अवेलेबल नहीं है। तो उसका साइज कितना आया, 28। 8। क्लियर। बिल्कुल सर, ये पैकेज क्या है, ये पैकेज? पैकेज इन द सेंस, जैसे हमें मैथ्स के रिलेटेड कुछ पार्ट बनाना है या स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पार्ट बनाना है, तो फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक्सेल में आपको, जैसे मैंने आपको सिक्वल पढ़ाया था, तो डीडीएल मैंने आपको अलग से बताया, उसकी फाइल मैंने अलग से दी है। डीएमएल मैंने आपको अलग से दिया है। अगर आपको डीएमएल से रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ना है तो आप कौन सी फाइल ओपन करोगे, डीएमएल वाली। एमएल वाली बोलूँ, हाँ। तो जैसे इसमें क्या होता है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। आपको मैथ्स में कोई काम करना है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आपको डेटा को फाइंड आउट, डेटा मैनिपुलेशन का काम करना है, या डेटा कैलकुलेशन का काम करना है, या ग्राफ आपको बनाना है। तो हर एक चीज का एक छोटे छोटे फोल्डर टाइप के, मतलब पैकेजेस टाइप के बना दिए गए हैं, जिसमें आपको इनके रिलेटेबल मॉड्यूल और फंक्शन आपको मिल जाते हैं। उनको आप डायरेक्टली यूज करके काम कर सकते हैं। और इनके बारे में मुझे पता कैसे चलेगा?
ये आपको या तो पाइथन डॉक पर मिलते हैं इनकी नॉलेज, या फिर आपको किसी न किसी ट्यूटोरियल पे जाके मिले। जैसे आपको cmd कमांड पर मैंने कमांड लिखवाई थी, हाँ उसका हाँ भी इसके अंदर पैकेज होता है, उसको हम बोलते हैं ओएस पैकेज। ये है ओएस मॉड्यूल वाला। अब ओएस मॉड्यूल गीक फॉर गीक, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यू कैन गो एनीवेयर, अब वहां से इनको सर्च आउट कर सकते हो। देखो अलग अलग पैकेजेस चल रहे हम्म। हैं, ये डिपेंडेंसी होती है कि आपको क्या चीज पसंद है, मतलब ओके, पसंद। ये जो क्वेरी दिख रही है, दिस इज द पैकेज। यस, जैसे मैंने गेट साइज ऑफ मेरे को चाहिए था, तो गेट साइज ऑफ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, राइट, वो हाँ हाँ सिस्टम का पैकेज होता है। क्योंकि ये बेसिकली मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इसका ये जो एक्स है ये इंटीजर टाइप का है, तो इसका एक्चुअली साइज क्या है, तो इसका साइज कितना है, 28 है। आप इसमें थैंक प्लेस यू। कर सकते हो। मैंने अगर गेट साइज ऑफ बोला, मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट, ब्रैकेट क्लोज किया, रन दे, 416 बाइट का डेटा होता है ये, ठीक है। और मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, तो ये 416 दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ठीक है। तो डिफॉल्ट 416 का होता है, बट अगर जैसे मैंने यहाँ पे डेटा दे रखा है, तो ये डायनेमिक होता है, अपना साइज को डिसाइड कर लेता है। तो देखो ये आ रहा है 20.56 कर दिया मैंने, इसको रन किया, इसको रन किया, तो देखो ये 24 बाइट का हो। तो डेटा का साइज जितना बड़ा उतना बड़ी उतना इसका साइज साइज लेगा हो। वो अपने आप ही। अब इसका है ना रेंज भी आप पता कर सकते हो। रेंज कैसे पता कर सकते हो, आपका साइज कितना है इसका, 28, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये कैलकुलेशन मॉडल होता है, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे रेंज पता कर सकते हो। 8 बिट होते हैं, आपने रन करा, कितना कितना बिट हुआ इसमें, 224 हुआ। 224 बिट। अब 2 बाइट का एक डेटा होता है, बेसिकली 2 बाइट का माना जाता है, 2 बिट का। तो उसको आप पावर कैलकुलेट कर दो 223, मतलब इसका होता है जो बिट है, बिट -1, तो जो भी आपकी बिट आएगी 28 बाइट में, तो 2 टू दी पावर क्या है ये, 224 बिट है, तो एक माइनस करके इसको उसका -1 कर दिया। तो ये इसकी रेंज आ गई कि आप इतनी बड़ी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते कर हो, सकते हो। ठीक है। अगर यही डेटा अगर 2 बाइट का होता तो 16, इसका पावर कैसे कैलकुलेट होता, 15, 16 - 1 है ना। तो 15 हो आप गया। हाँ ये ना ऑनलाइन सर्च आउट करना, इंटीजर की वैल्यू जो है C++ में टर्बो पे 2 बाइट की होती है। कंपाइलर टू कंपाइलर होता है, 16 बिट का कंपाइलर अगर आप यूज कर रहे हो, तो बाइट जो होता है इंटीजर का वो 2 बाइट हो जाता है। अगर 32 बिट और 64 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो तो वो 4 बाइट का हो जाता है। तो जब 2 बाइट का होता है तो उसकी रेंज ये होती है 32,468। ओके, ठीक है सर। क्लियर। अब मैं आपको बिल्कुल। वेरिएबल असाइनमेंट बताता हूँ, वेरिएबल असाइनमेंट कैसे करते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। बिल्कुल। ये इसका बेस पार्ट था। अब हम देखते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट, अक्सर लोग बोलते हैं व्हाई वेरिएबल असाइनमेंट इज व्हाट, a = 10 लिख दो, a = 20 लिख दो, ओके बन गया। बट ऐसा नहीं है। अगर बनाया है वेरिएबल तो इतना आसान भी नहीं होगा कि वेरिएबल डायरेक्टली बने। लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, मतलब इन द सेंस, हम लोग कंपनी में इंटरव्यू लेते थे, तो कभी कभी कोई होता है ना धुरंधर पर्सन आ जाता है, या नहीं तो कभी हमसे बोल दिया जाता है हाँ भाई ओपनिंग बेल हो गई अब क्लोज करना है। तो अब आपको आगे तो सिलेक्ट करने नहीं, आपके सिलेक्शन तो कंप्लीट हो चुके हैं, सबको बिल्कुल। टाटा बाय बाय नहीं बोल सकते, तो हम क्या करते थे, वी आर पुटिंग द सम बेस क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर लोग इसी पार्ट को इन सबसे निगलेक्ट करते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट इज व्हाट, अगर मैंने लिखा a = 20, एंटर, b = 45, ठीक है, स्पेस दे देता हूँ, विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जब मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो इसको प्रिंट कराऊंगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, प्रिंट डबल कोट्स वैल्यू ऑफ a इज कॉलन, एक साथ भी प्रिंट हो जाते हैं, बस आपको प्रेजेंटेशन मॉडल इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे ही आ जाएगा। वैल्यू ऑफ b इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा b, ब्रैकेट करा, रन करा, देखो आगे वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पर हमने इस तरीके से दिया एंड
अब किसी ने इसको यहाँ पे मैंने आपको ये ऐसे लिखा, A, B 20,67, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। A के ओके, पास वैल्यू कौन सी आई 20 और B के 20 बिल्कुल, वैल्यू 67 क्लियर। अब बिल्कुल। मैंने यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू 20, ठीक है, हम्म, और मैंने यहाँ पे आपको कॉमा करके B भी दे दिया। तो हम्म। नाउ अभी रिजल्ट क्या होना चाहिए, अभी आएगा एरर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने A के लिए तो वैल्यू दे दी, बी की नहीं थी वैल्यू, B की नहीं दी, तो वैकेंट नहीं छोड़ सकते आप इसको, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर 20 है तो 20 आपको लिखना पड़ेगा, कॉमा 20, हाँ, राइट। मतलब A, B लिखा है तो मतलब आपको दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, बिल्कुल। एक नहीं छोड़ सकते। अब मैंने लिखा है A इक्वल टू B इक्वल टू 56, तो मेरे A और B की वैल्यू क्या होगी। अब तो होना चाहिए सर, 56 आना चाहिए, क्योंकि उसने बोल दिया ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू 56, हाँ, तो B की दोनों का वैल्यू क्या 56, होगी 56, फिर A की वैल्यू को असाइन हो जाएगा क्या 56 56, दोनों का आंसर है। अगर एक और बिल्कुल। क्वेश्चन होता है, एक ने मेरे को बोला कि हम जैसे प्रोग्रामिंग में लिख देते हैं A इक्वल टू 34 कॉमा B इक्वल टू 45, 56 कर देता हूँ, B इक्वल टू 56, तो क्या ये इस तरीके से भी पॉसिबल है। एक सेकंड, आपने किया ए इज इक्वल्स टू, अच्छा होना चाहिए सर वैसे तो। होना चाहिए ना, मेरे को एक हाँ, लाइन में लिखना है, इज इट पॉसिबल, मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, होना चाहिए सर, मैंने ऐसे बिल्कुल होना चाहिए। एरर नहीं हुआ, नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? वैसे हाँ, होना चाहिए यही था, तो। क्योंकि जस्ट इसके जो ऊपर वाले में है वो भी सेम ही है, बस लिखा है थोड़ा ना, अलग तरीके से है। हाँ, अभी देखो इसको भी चेक कर देता हूँ, अभी बताओ आंसर। थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि कॉमा आपने हटा दिया तो अब कॉमा होना हटा नहीं दिया, चाहिए। अब ये कहना अब नहीं हाँ होना चाहिए, अब तो बहुत क्लियर कट है कि भाई हम डिफरेंस नहीं दिखा पा रहे, वैसे कॉमा में हम ये बता रहे थे कि ये हाँ वैल्यू अलग है वो वैल्यू अलग है, अभी भी हाँ प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो हाँ, एक अभी चीज तो होनी चाहिए। थ्योरी थी कि इसके अंदर सेमी कॉलन यूज नहीं करते, बट सेमी कॉलन का यूजेस किसी ने उतने पॉइंट ऑफ व्यू पे लिया नहीं, तो इसमें आप लिख सकते हो, आप बस सेमी कॉलन लगा दो 34 के बाद। सेमी कॉलन अच्छा, हर प्रोग्रामिंग हर सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर, जब स्क्रिप्टिंग या किसी भी फॉर्मेशन में, इट्स कॉल्ड एन टर्मिनेशन। तो अगर आपने 34 के बाद टर्मिनेट लगा दिया, क्योंकि ये अगर नेक्स्ट लाइन में होता ना तो पिकअप कर लेता, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में, हाँ ये एक ही लाइन में लिख रखे थे। अब मुझे नेक्स्ट लाइन का शो करना था इसको, तो मैंने 34 के बाद सेमीकोलन लगाया, इसमें सिक्वल वाला कॉन्सेप्ट होता है, सेमीकोलन लगा दिया हाँ, मतलब ये लाइन यहाँ पर क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई यहाँ पर। ये दूसरी लाइन, अब अब ये वो काम उसके बाद वाले को सेकंड लाइन पे कंसिडर करेगा, राइट। सेकंड सेकंड लाइन पर कंसिडर करेगा तो पिकअप। अब प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे लिखा था, एक न्यू पर्सन था, उसको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया था और मैंने पूछा था कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा इसका सर output? इसका, एक सेकंड सर, इसमें तो वैसे तो बताऊं एरर आना चाहिए, हाँ, ठीक है, क्योंकि बीच में जो एक कॉमा पड़ रहा है ना वो प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, बस मतलब एरर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हम्म, अब आप बताओ। देखो 90% केसेस में ऊपर जो थ्योरी मैंने आपको अभी तक समझाई उसके बेसिस पे आप बिल्कुल सही बोलते हैं, बट पाइथन के हिसाब से ये क्या है, ये अभी क्या कर रहा है, ए तो ये को ए का 45 ले लेगा, राइट सर, तो नहीं ये ए की वैल्यू दे देगा 45। नहीं दोनों को लेगा, ये डेटा ओ, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, तो जब ये इसमें, चलेगा ना डेटा स्ट्रक्चर में, तो अच्छा, मतलब एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक एरे टाइप में ये जनरेट कर देगा, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टपल। टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन, उसके साथ में ये प्रोसेस होता है। तो ये देखो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टपल, ठीक है, ओके। 45 एंड 78, ये आपका इस तरीके से कवर अप हो जाता अच्छा, है, मैंने इसीलिए बोला सर एरर दिया था, क्योंकि ये 45,78 ये तो कोई डेटा फॉर्मेट हुआ ही नहीं, तो आपने वो कैसे आपका डिसाइड थॉट करेगा। प्रोसेस किसके बेसिस पे बना वो भी बता देता हूँ, वो इसके बेसिस पे आपने डिजाइन किया होगा, है ना।
करेक्ट कह रहे हैं, करेक्ट कह रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे सही बोल रहे हो आप। अब देखो यहीं पर आपको मैं बताता हूँ, अगर किसी को कोई बोले कि भाई वहां टपल में कैसे ले लिया, उसको कैसे ले लिया, ये डेटा टाइप यहाँ पे भी वो टपल में लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी वो किस फॉर्मेट में सोच रहा है उसको, टपल में। आप टपल नीचे में। देखोगे एरर दे रहा है वो साफ साफ, कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल इंटीजर ऑप्शन। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है, कोई एरे है, तो वो कैसा होता है, इटरेबल होता है। इटरेबल मतलब कंटिन्यूटी फॉर्मेट में होता है कोई चीज। तो नीचे उसने पिकअप कर लिया क्योंकि आपने यहाँ पे कंटिन्यूटी फॉर्मेट दिया है, आप जितनी चाहो उतनी वैल्यू उसके अंदर स्टोरेज ले सकते ओके, तो इसमें कॉमा वामा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो। यहाँ पे कॉमा तो देना ही पड़ेगा सेपरेट करने के लिए, वरना वो एक सिंगल नंबर बन जाएगा, स्पेस नहीं दे सकते। हाँ हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल हुआ। सर, तो ये बिल्कुल हमारे सर। क्या वैल्यू असाइनमेंट। अब पॉइंट आता है, यहाँ तक तो चीजें ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया था। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि भाई डेटा टाइप तो आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो हर जगह, है ना। हम्म। पाइथन खुद हम्म। डिसाइड कर रहा है, हमारा तो कोई रोल ही राइट। नहीं है, हम तो बस राइट। कैलकुलेशन देते जाए, वो परफॉर्म करता जाए। तो अब हमने एक और चीज देखी कि भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यूजर इनपुट चेका दो। हमने सीधा क्या बोला, यूजर यूजर इनपुट। कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। अब हमारा गेम तो खत्म ही कर दिया पाइथन ने, डेटा टाइप डिसाइड करो, ये सब चीजें डिसाइड करो, तो अब कोई भी सीख लेगा पाइथन तो। लेकिन हम तो बोले हम्म। यूजर इनपुट चेका दो, हमने एक्स इज इक्वल टू, और बोले यूजर इनपुट लेना सबसे आसान काम है। आपके पास एक फंक्शन होता है, कौन सा, इनपुट। हमने दे दिया, रन कर दो, आ गया इनपुट लेने के लिए। 54 एंटर करा, रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब हम्म। लेकिन है ना, जब हम चला रहे हैं तो क्या दे रहा है, खाली बॉक्स दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या एंटर करें। तो हम चाहते हैं कोई मैसेज भी पास हो जाए, तो मैसेज पास करना है तो इनपुट फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर मैसेज पास कर दो, एंटर दी वैल्यू। ठीक है, हमने रन हम्म। करा, ये देखो ये 34 आ गया रिजल्ट। कहाँ है रिजल्ट? ये 34 एंटर हो रहा है ना। एंटर द वैल्यू, ये तो हमने जो लिखा वही आ गया, 34 ही आ गया। हाँ 34 ही तो एंटर करा हमने, तो कुछ करा थोड़े ना। वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो आप इनपुट थर्टी करोगे वो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, हम लिखोगे इंटर, तो मैंने यहाँ पे 857 एंटर करा, तो नीचे देखो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आई, 857। 7 आई। अच्छा, कोई यूजर ठीक इनपुट, है सर। है ना, क्लियर है। हाँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल। मैंने एंटर करा, मैंने यहाँ पे गोलू लिख दिया और मैंने एंटर करा, रिजल्ट क्या आया, बोलो। 2 आया। अब मैंने चीज समझ में आ गई, मतलब यूजर बिल्कुल इनपुट करना बिल्कुल। है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, इनपुट फंक्शन यूज करना है। इजी था ना टास्क। अब हम आते हैं हाँ। इस पे, एडिशन का प्रोग्राम बनाने। तो हमें एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, बट कैसा, यूजर इनपुट बेस्ड। कैसा, यूजर इनपुट यूजर। बेस्ड। अब मैंने यहाँ पे लिया, एक एक्स वैल्यू ले ली, और मैंने यहाँ पे बोला है इनपुट डबल कोट एंटर दी वैल्यू 1 ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज कॉपी करके डाली मैंने, ये वैल्यू 2, और लेकिन मेरे को वेरिएबल चेंज करूंगा, एक्स तो राइट है, ले लिया मैंने, वाई ले लिया। बिल्कुल। अब मेरे को लॉजिक परफॉर्म करना है। लॉजिक इज व्हाट, ये लिखना जरूरी नहीं है, हैशटैग इज स्टैंड फॉर व्हाट, सिंगल लाइन कमेंट। तो हम्म। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम्म। ठीक है, बिल्कुल कैसे, सही है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मतलब क्या है, जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे वो आपको बतानी पड़ेगी। तो हमने बोला बिल्कुल। कि जो भी वैल्यू, यानी कि एक्स और वाई को आप प्लस करो, इनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन कर दो, जेड को। सेट को कर दो, करेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, और मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिखा, रिजल्ट इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, मैंने इसको रन करा, 3 आना चाहिए। 5 एंड 23, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 3 8 4 2 6 6 8 8 68 आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली, बट इसका आउटपुट आएगा 4523।
आउटपुट क्या आएगा 4523 आ रहा है। अब एक सेकंड क्वेश्चन सर, आया, थोड़ा नीचे करना सर, दिख नहीं रहा है एक्चुअली। हाँ, अच्छा समझ गया। अब प्रॉब्लम आई कि भाई 4523 क्यों आ रहा है, इसका आउटपुट तो हम्म 68 आना चाहिए था। हम्म। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आई कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक है। अब मिस्टेक कौन कैटिनेट कर दिया जी इसमें? कौन कैटेनेट कर दिया, करेक्ट। अब हमने इनपुट पे मिस्टेक पकड़नी है कि भाई जब आपने इनपुट दिखाया तो हमें ये भी चेक करके बताओ कि इनपुट से जब कोई वैल्यू इनपुट आती है, यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है इनपुट वैल्यू के थ्रू, तो उसका डेटा टाइप क्या होता है। तो अगर आपने 56 एंटर करा या आप कुछ भी एंटर करो, वो हमेशा किस पे रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। वो किस में रहता है हमेशा, स्ट्रिंग फॉर्मेट। फॉर्म में। ओके। तो इसी बेसिस पे दो स्ट्रिंग के बीच में जब प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्कैटिनेट बिल्कुल करता सही है, कौन कैटिनेट करेगा, बिल्कुल है। सही तो है। रिजल्ट सही दे रहा है, गलती हमारी है, हाँ। हमने गलत दिया उसको। तो हमने पूछा चलो ये तो चलो ठीक है, ऐसा हो गया। एक थ्योरी हो गई इसकी कि जब आप वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें हाँ। क्लियरेंस मिली, जब हम वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू असाइन करेंगे तो ही पाइथन खुद डिसीजन लेता है, ठीक है। हाँ। लेकिन जब आप इनपुट फंक्शन के थ्रू उसको प्रोसेस करते हो तो पाइथन डिसीजन नहीं लेता, फंक्शन के बेस फॉर्मेट ये बोलता है कि इनपुट से कुछ भी इनपुट जाएगा वो स्ट्रिंग में ही जाएगा, हाँ। ठीक है। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें जैसे इंटीजर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे और जिस वेरिएबल में आप इनपुट ले रहे हो उसको उसके अंदर पास कर, हाँ। ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कराओ, क्या टाइप चेक कर लो किसका, एक्स का। तो ये होता है कन्वर्जन। तो सबसे पहले इंटीजर ने जो वैल्यू ली वो किस में ली, स्ट्रिंग में। यहाँ पे टाइप आएगा, क्या आएगा यहाँ पर टाइप, स्ट्रिंग आएगा। फिर आपने बोला कि भाई जो एक्स की वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में ही स्टोर कर दो। आपने स्टोर कर दिया, फिर आप टाइप चेक करो, टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। देखो ऑन करा 78, अब देखो कन्वर्जन हो रहा है, क्लास क्लास भी चेंज हुई है, स्ट्रिंग थी पहले बिल्कुल फिर हमने कन्वर्ट करके बिल्कुल। किसमें कर ली, इंटीजर में। इंटीजर में। राइट तो है। हमें ये और फिर थ्योरी इसने सेव कर दिया, वो कर दिया इसने। चेंज, फिर उसने 78 को नंबर फॉर्मेट में ले लिया हो। अब हमने हम्म यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि भाई इनपुट फंक्शन है, एक स्टेप हमें और बढ़ानी पड़ती है। तो हमने इधर ही लिखा इंटीजर और इनपुट फंक्शन इंटीजर के फंक्शन के अंदर डाल। हाँ जी, जी। समझ में आया। बिल्कुल सर। तो ये होता है बॉडमास रूल। बॉडमास रूल मतलब मैथमेटिकल वाला रूल कि सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब सबसे पहले इनपुट हाँ सर, फंक्शन, ये तो पता है सर, फिर उसके बाद बॉडमास आउट, रूल तो पता है। है ना। अब हम रन हम्म। करते हैं, अब हम डालते हैं 45 एंड 23, अब रिजल्ट कितना है, अब 68 ही आएगा, क्लियर। करेक्ट है। बिल्कुल। यहाँ तक कहानी सेट हो गई कि भाई चलो इनपुट लेना तो हमें आ गया फाइनली। अब हमसे बोला कि अगर दो फ्लोट वैल्यू को सम करना है तो क्या करें। तो हमने बोला भाई सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर क्या कर दो, टीजर की जगह क्या लिख दो, फ्लोट, हम्म। है ना। हमने रन किया, बिल्कुल। हमने लिखा 6.8 एंटर 5.6, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। बिल्कुल सर। अब आपको किसी ने बोला कि भाई मेरा जो पहला नंबर है वो इंटीजर में है, दूसरा नंबर फ्लोट में है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आउटपुट किस में आएगा, पहला नंबर हमारा इंटीजर में है, दूसरा नंबर हमारा फ्लोट में है। कोर्ट तो में ही आना आउटपुट चाहिए जी। फ्लोट में आएगा क्योंकि फ्लोट सबसे हाईएस्ट डेटा टाइप होता है, मतलब सबसे बड़ा बिल्कुल। स्पेस होता है। पर अब सर उसमें डेसिमल का भी तो जवाब देगा ही ना वो, उसको जवाब तो देना ही होगा ना डेसिमल का भी, तो उसको उसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा यस, फ्लोट में। तो आपको अगर किसी ने बोला पहला नंबर फ्लोट है और दूसरा नंबर इंटीजर है, तब आपका वो भी आउटपुट फ्लोट पे आएगा। तो भी तो फ्लोट भी में आएगा। फ्लोट पे आना चाहिए। अगर मैंने 5 एंटर 8 करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या करा अगर आपने? 5 और 8 एंटर करा है मैंने, 13। नहीं, रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका, रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट बताना मुझे। इसका रिजल्ट आएगा
13.0, क्योंकि ऊपर फ्लोट है ना। अच्छा, ओके, गॉट इट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर फॉर्मेट फ्लोट फ्लोट किया हुआ है हाँ और नहीं भी है तो 0.0 कर देगा, करेक्ट है, डेसिमल में ले लेगा, राइट है, ठीक है। अब बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई। अब हमने है ना क्या करा, एक स्टूडेंट ने ये मेरे साथ में गेम खेला था। स्टूडेंट ने गेम क्या खेला था, मतलब उसने मेरे को बहुत सिंपल सी चीज बोली कि सर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था, और ये भी उसने हम्म, सच में बहुत अच्छी चीज पकड़ी थी। तो मेरे को ध्यान में आया कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। उस स्टूडेंट का नाम याद है, हर्ष नाम था, टीसीएस में काम करता है वो पर्सन। हम्म, तो हम्म, उस पर्सन ने बोला कि मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था, उसको कुछ कैलकुलेटर का काम करता रहता था वो वैसे भी। तो बोलता है मैंने यहाँ पे देखा कि मैं जब कैलकुलेटर को 8 प्लस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, बोला कि मैंने 2+3 दिया कैलकुलेटर को, तो इसने मुझे 5 दिया। ठीक है। करेक्ट है। अब मैंने कैलकुलेटर को दिया 2.3 + 6, तो इसने मेरे को 8.3 दिया। तो उसने पूछा कि एक एडिशन करने के लिए मुझे इतने प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे अलग अलग। ओके। तब मेरा भी दिमाग घुमा कि नहीं भाई कुछ तो होगा। मैंने उसको फंक्शन लूप बहुत सारी कंडीशन के बेसिस पर बताया कि ऐसे तो बोलते हैं सर ये कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रही कि हमें बहुत सारा सोचना पड़ रहा है। तो चलो एक पॉइंट को हम मान भी ले, तो हमें पाइथन में हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि कुछ और भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो हमने और थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमें एक फंक्शन मिला कन्वर्जन के लिए। दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इवल। जो हम काम बना रहे थे ना स्ट्रक्चर अलग से क्रैश कॉर्स, वो इवल बाई डिफॉल्ट करता है। तो मैंने क्या करा, ये सेम चीज जो है वो हम कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं। तो इवल हमें यहाँ पे इसी में चीज में वो देता है। हमने दोनों पे क्या लगा दिया, इवल इवैल्यूएशन। ठीक है। इवल क्या करेगा, अगर आपने 4+7 दिया तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, 11। बिल्कुल सही है। अगर मैंने 4+7.0 दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 11.0 आएगा, बट 11.0 आए। 11 आना चाहिए वैसे, हाँ। नहीं नहीं 11.0 ही आना चाहिए ना, नीचे फ्लोट है। हाँ, नहीं वो तो उसने कन्वर्ट कर दिया, वैसे आना 11 चाहिए, बट वो क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो इसीलिए 11.0 आ रहा 11.0 आए। तो है, राइट मतलब है। ईमेल क्या करता है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या इंटर करोगे। तो आप सिंगल प्रोग्राम बना सकते हो एक एडिशन के लिए, ओके, इतने एडिशन गॉट कर। इट, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अभी ये तो यहाँ पे खत्म होता है, बट एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको असाइनमेंट में बहुत हेल्प आउट, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। कौन से सर ऑपरेटर मेरे की को बात। सर मेरे को ये वैल्यूएशन तक की प्रैक्टिस करने का प्लीज वो दो, हाँ नहीं छोड़ दोगे, ऑपरेटर, मेरे को लग रहा है अब ओवरफ्लो हो रहा है। नहीं नहीं अभी ऑपरेटर्स तो पता करने पड़ेंगे ना, तभी तो प्रोग्राम सॉल्व कर पाओगे। इसके बिना नहीं थोड़े तो ना काम कर पाओगे। ये आप मेरे को कल करवा देना ना, पर यहाँ तक मेरे को प्रैक्टिस तो करने दो। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, तो मुझे थोड़ा टाइम दोगे तो प्लीज, मैं थोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। चलो अर्थमेटिक बताओ ऑपरेटर, सर, बताओ, अर्थमेटिक बताइए। ऑपरेटर आपको प्लस पता है, हाँ, माइनस पता है। माइनस पता है, डिवाइड पता है, मल्टीप्लाई पता है। नहीं नहीं डिवाइड नहीं पता होगा आपको। क्यों? डिवाइड कितने टाइप के होते हैं देखो इसमें है ना, डिवाइड का ही तो गेम है, तभी तो मैंने ऑपरेटर बता रहा था मैंने कि तभी तो आप मेरा असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, अच्छा, इसमें एक डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है। इसलिए मैंने कहानी यहाँ पर रोकी कि आप इतना तो प्रैक्टिस करोगे, बट जो असाइनमेंट है वो चलेंगे। फ्लोर डिवीजन में मैंने हमको बताया कि अगर आपने 9 को डिवाइड किया 5 से तो रिजल्ट कितना आना चाहिए। 0 पॉइंट। 0.1, 1 पॉइंट नहीं आएगा। हाँ सॉरी, 1.8। 1.8। बट ये क्या है, फ्लोर डिवीजन है, ये आपको क्वेश्चन को ए 5 को एक ही बार डिवाइड करेगा, बाकी रिमाइंडर में छोड़ देगा। हाँ, तो क्या करेगा? 1 आएगा आंसर, फुल क्या बात कंप्लीट कर। डिवीजन नहीं देगा। एक और होता है हमारे पास डिवीजन, उसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। अच्छा, फ्लोट डिवीजन में वो डेसिमल में भी चला जाएगा। यस। तो उसमें लगता है सिंगल फ्लैग, क्योंकि आपको जो ओके, क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन इनके ऊपर डिपेंडेंसी देंगे सारा। तो ये होता है आपका ओके, क्या, फ्लोट डिवीजन। अब देखो आपका आउटपुट वही आ रहा है 1.8। करेक्ट है।
या एक यूं कह लो क्वेश्चन ये फ्लोर डिवीजन को ये राउंड डाउन कर दे रहा है, इट नहीं, सिंपली हाँ मीन्स, राउंड डाउन समझ। है ना, सिंपल राउंड डाउन हो गया ये। अब एक होता है आपके पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस होता है कि अगर आपने 9 का परसेंटेज साइन जो रहता है वो मॉड्यूलस के लिए यूज किया जाता है, 9 को मॉड करा 5 से, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? रिमाइंडर कितना नहीं बोल बचेगा? सकता। नहीं बोल सकता। नहीं तो 9 को आप 5 से डिवाइड करो, वन टाइम अच्छा, गया। 9 को डिवाइड से करूँ तो 4 आ गया उसमें, रिमाइंडर उसमें रिमेनिंग में। तो ये जब फ्लो डिवीजन करते हैं तो आपका 1 आता है क्वेश्चन, और आपका रिमाइंडर बच जाता है 4, इसके अंदर फ्लो डिवीजन में। और मॉड्यूलस करोगे तो ये रिमाइंडर उठा के देता है आपको। ओके, और इन कैलकुलेशनों का यूज होता है कहीं पर सर? हाँ हाँ, इन कैलकुलेशन के बेस पे तो सारी प्रोग्रामिंग चलेगी। तभी तो बोला था, हाँ। ये सारी ऊपर की जो कहानी है वो किसी काम की नहीं है इसके बिना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ठीक है एक्सपोनेंट। सर, हाथ एक्सपोनेंट जुड़वा लो मेरे से, हाथ जुड़वा लो, अब मत कराओ कुछ भी, बस इतना मुझे करने दो। एक्सपोनेंट और बता रहा हूँ। 2 to the power 3, इसमें डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज करते हैं हम, ये पावर कैलकुलेशन बोलते हैं हम इसको। ओके, ये होता है हमारा पावर कैलकुलेशन। 8 हो जाएगा, हाँ, 8। पावर कैलकुलेशन इज 8। ठीक है, ये आपको करना है। इसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा असाइनमेंट जिसमें आपको फॉर्मूला है, आप गूगल करके आराम से फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि वो फॉर्मूला आप सेटअप कर सको पूरे तरीके से। ठीक है, आप मेरे को दो सर, मैं करता हूँ कल तक। तो भेज देता हूँ पाइथन मंडे 2 o'clock ना। ठीक है, मैंने आपको भेज दी है फाइल। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो भी भेज रहा हूँ, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। ना सर, वो आप ठीक है सर, असाइनमेंट देख लो। ठीक है जी, ठीक चलो है सर, फिर मिलते हैं मंडे को। ओके सर, थैंक ओके, यू सर, बाय सर।